बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 19 अक्टूबर है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुहेल अफरीदी की पेशावर में कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात और सुहेल अफरीदी को पिछले 5 दिनों में जो तनकीद का निशाना बनाया गया, तमाम हिसाब इन्होंने बराबर कर दिए और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए और अफगानिस्तान के लिए भी एक पैगाम है, ये भी आपको बताएंगे क्योंकि ऐलान जंग किया गया है सुहेल अफरीदी की तरफ से। इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और आने वाले दिन क्या केपी में हमें मुश्किल नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर 9 जर्नैल फारिग कर दिए गए और शहबाज शरीफ साहब को 1 माह की डेडलाइन दे दी गई है। ये डेडलाइन किसकी तरफ से दी गई और इस डेडलाइन का हुकूमत की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। और फिर जनरल फैज़ के 90 गवाह और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और जरदारी साहब की मुलाकात की अंदरूनी कहानी, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और व्यूअर्स, एक खबर जो हमने अपने थंबनेल में जिसका जिक्र नहीं किया, हामिद मीर और सलीम साफ़ी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़, एक इंतहाई अहम शख्सियत, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा और उन्होंने अपनी आंखों से क्या मंजर देखा जब इन तमाम शख्सियात को ब्रीफिंग दी जा रही थी, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, पिछले गालबन 4-5 दिनों से सुहेल अफरीदी के खिलाफ ना पाकिस्तान में हर शख्स ने तनकीद और तोपों का रुख किया हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कुछ समझ नहीं आ रही थी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट परेशान है, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी प्रॉक्सिस के जरिए सुहेल अफरीदी के इर्द गिर्द लोगों को लगा दिया। कोई झंडे पर बात करता है, कोई तस्वीर पर बात करता है, कोई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर क्यों नहीं लगाई, इसके ऊपर मामा चाचा बना हुआ है। फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सुहेल अफरीदी का ताल्लुक, डायरेक्ट ताल्लुक जो था वो रॉ के साथ जोड़ दिया। फिर अफगानिस्तान से इनके ताल्लुकात हैं, ये दहशत गर्दों के साथ मिले हुए हैं। फिर कुछ ऐसी खबरें जो मनपसंद सहाफ़ी और उनके ज़रा ये बताते रहे कि सुहेल अफरीदी का ताल्लुक जो है वो मुराद सईद साहब से और ये उनकी चॉइस है। एक ख़ानदान के किसी फ़र्द ने इमरान खान तक ये पैगाम भेजा। आपने इतनी सारी थ्योरी सुनी, इतनी सारी तनकीद, और अभी वो कुर्सी पर बैठा नहीं था, लोगों ने उसके खिलाफ तनकीद शुरू कर दी और कुर्सी पर बैठे हुए 4 घंटे भी नहीं हुए थे तो इस तनकीद में तेज़ी आ गई और लोगों ने ये तासुर देने की कोशिश की कि इमरान खान की सुहेल अफरीदी साहब इसलिए चॉइस है कि ये वफाक के ऊपर हमला कर सके। सर, यही मंजरनामा था ना। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी दानिशमंदी के साथ, हौसले के साथ और बड़ी अक्लमंदी के साथ खामोशी इख्तियार करते हुए अपनी खामोशी के ज़रिए इनको पैगाम दिया कि मैं तुम्हारे इस ट्रैप में नहीं आऊँगा और मुझे जिस मकसद के लिए इमरान खान ने भेजा है और मेरा इंतखाब किया, इंशाअल्लाह ये कुर्सी इमरान खान की जंग लड़ेगी और इमरान खान का मुकदमा लड़ेगी। व्यूअर्स, आज सहाफ़ियों से सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है और उन्होंने अपनी इस मुलाकात में अपने तमाम नाकदीन को एक एक करके जवाब दिया। सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं, जो उनकी मुलाकात हुई, कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं और इमरान खान की मर्जी और उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करूंगा। मुझे किसी के खिलाफ नहीं उतारा गया, हम तो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मैं हुकूमत चलाने नहीं, तब्दीली के लिए आया हूं। मुझे पहले टारगेट किया गया, फिर आईनी अमल से रोका गया। क्या ये तरीका है? अगर हमें रास्ता ना मिला तो मुज़ाहमत तो हम करेंगे। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जब पीपल्स पार्टी वाले तनकीद करते हैं तो ये किस तरह से मुज़ाहमत करते हैं, ये इनका पानी रोक देते हैं, ये इनकी सिक्योरिटी को हटा देते हैं। हालांकि दोनों इत्तेहादी हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आप पकड़ेंगे, उनकी सियासत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर उन्हें जेल में रखने की कई बरसों की प्लानिंग करेंगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहेगी, वो खामोश रहेगी? सर, ऐसा नहीं हो सकता। सुहेल अफरीदी साहब ने भी यही पैगाम दिया कि ये जो तासुर दिया जा रहा था कि मुझे वफाक पर चढ़ाई के लिए बुलाया गया और मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ूंगा, तो भाई याद रखिएगा कि आइन और कानून में रहकर हमारा जो हक है वो हम हक अपना ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि ये हमारी नहीं, इस कौम की जंग है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि मुझे किसी के खिलाफ नहीं लाया गया, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आया हूं, हमारा हर कदम कानून और आइन के मुताबिक होगा और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम अदालतों में जंग लड़ेंगे, इंसाफ ना मिला तो एहतजाज ही किया जाएगा। देखिए, दुनिया की कमज़ोर से कमज़ोर तरीन जमहूरियत के अंदर भी एहतजाज का हक होता है और यहां पर हम एक सूबे के सरबराह की बात कर रहे हैं जिसके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो एहतजाज नहीं कर सकता।
اور پراکسیز کے ذریعے یہ ماحول بنایا گیا کہ سہیل افریدی آ گیا ہے اور وہ آ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ لڑائی کرے اس کو کچل دیا جائے۔ سر ہمیں تو یہی پیغام مل رہا تھا، اب تو نعرہ جو اس وقت کے پی میں لگ رہا ہے کہ سہیل آیا ہے اور عمران آئے گا، اور یہی وہ نعرہ ہے جو عمران خان کے پی میں اور پاکستان میں سننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ نعرہ عوام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہ نعرہ پاکستان میں صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس نظام کی بقا کے لیے ہے جو پاکستان میں عمران خان دیکھنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت سے جڑا ہوا نظام، پاکستان کی عوام سے جڑا ہوا نظام، ایسا نظام جہاں پر عوام کو فیصلہ کرنے کی اجازت ہو، فیصلہ کرنے کا اختیار ہو، اور کچھ پراکسیز کو جنہیں ہم جمہوری راستوں سے نہیں بلکہ گیٹ نمبر 4 سے گھما پھرا کر اس نرسری میں تیار کرتے ہیں ہائبرڈ نظام کے ذریعے، اور پھر ہائبرڈ نظام میں ان لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے۔ جو تیسری چیز انہوں نے کہی وہ افغانستان کے حوالے سے تھی۔ آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں افغانستان سے متعلق بھی ایک جھوٹا بیانیہ سہیل افریدی اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے بہت سارے جو سیاستدان ہیں ان کے متعلق سنا ہوگا کہ یہ قبائلی علاقوں سے ان کا تعلق ہے اور ان علاقوں میں ان کے تعلقات دہشت گردوں سے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے یار ان کو ووٹ دیا، یہ آ گئے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے ان کی شکل تو آپ ان کے اوپر جو مرضی الزام لگائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے نا، تو انہوں نے اپنے مخالفین پر ہمیشہ دہشت گردی کے پرچے کٹوائے، اور ان کے دور میں جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آج تحریک لبیک یا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور آج جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ ہمیشہ سے ان کے دور میں ہوا۔ افغانستان کے معاملے پر ان کی پالیسی جی بڑی واضح ہے، کیونکہ افغانستان کے متعلق سہیل افریدی سے ایک منسوب ایک بیانیہ یہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ افغانستان سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کے حق میں بات کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی جان یہ ہے سہیل افریدی اور یہ ہے افغانستان کے خلاف بیان۔ اور کیا انہوں نے کہا کہ افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو بھرپور جواب ملے گا۔ یہاں سے 8 لاکھ افغان مہاجرین واپس گئے، 12 لاکھ اب بھی ہیں، باعزت طور پر بھجوائیں گے۔ تو یار یہی بات عمران خان کرتا ہے، یہی بات پاکستان میں ہر وہ صحافی کرے گا جس کا کسی قبیلے سے تعلق نہیں، وہ صرف سچ بولنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ ہر وہ صحافی آپ کو یہی بات کرتا ہوا نظر آئے گا جو عمران خان کا نظریہ ہے، جو پاکستان میں سہیل افریدی نے جو بیان کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ فوج اور پاکستان کی عوام لڑے؟ کبھی بھی کسی نے یہ نہیں چاہا، صرف اپنے آئینی حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر شخصیات نے جس طرح نظام کو جکڑا ہوا ہے نا، تو اس نظام کو جکڑنے والوں کے خلاف یہ جنگ ہے، آئین کی بالادستی کے لیے یہ جنگ ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سہیل افریدی افغانستان کے خلاف بیان نہیں دے گا، تو بھائی جان یہ رہا بیان، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ 8 لاکھ لوگوں کو، مہاجرین کو واپس بھیجا گیا، 12 لاکھ ابھی بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم واپس بھیجیں گے مگر ایک طریقے کے تحت۔ تو سر یہی بات عمران خان اور یہی پاکستان کی حکومت جس پیج پر آپ کھڑے ہو کر یہ باتیں کرتے ہیں، یہاں پر آپ کو خوف یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مزاحمت کرتے کرتے اسلام آباد کی طرف چل نکلے تو پھر ہماری حکومت جو ہے وہ گھر جائے گی، اور اس دفعہ عوام ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گی بلکہ ہمیں ہیلی کاپٹرز میں بچایا جائے گا۔ اس خوف کی وجہ سے جب تک سہیل افریدی ہوں یا کوئی اور آ کر اس کرسی پر بیٹھ جائے، یہ لوگ تحریک انصاف کے خلاف اسی طرح کا زہر اگلیں گے، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی ان کا تعلق را کے ساتھ جوڑا جائے گا، یا پھر انہیں افغان طالبان کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو سہیل افریدی کا اس ملاقات میں ایک جملہ جس نے اینٹی عمران خان بیانیے کو اڑا کر رکھ دیا، وہ لوگ جو پاکستان میں میں میرا ہماری سرکار کی بات کرتے ہیں، میں میرا ہمارا خاندان کی سیاست سے باہر نہیں آتے، ان تمام لوگوں کو صرف ایک جملے نے تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، پاکستان کی فوج کہاں کھڑی ہے، عمران خان کا نظریہ اور پھر ہائبرڈ نظام اور ایک پیج پر ہونے والے اس ایک جملے کے بعد اب کہاں پر کھڑے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرے گا تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو جناب وہ تمام لوگ جو سہیل افریدی کے خلاف فوج مخالف جو الزام لگا رہے تھے کہ یہ بیانیہ بناتے ہیں، یہ فوج کے اوپر حملہ کریں گے، یہ فوج کے خلاف ہو جائیں گے، تو یہ ان کے لیے کہ پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی حملہ کرے گا، جو جارحیت کرے گا، اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سر عمران خان نے کیا کہا کہ میں میرا ہمارا جو سیاست کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے پیغام تھا کہ فوج میری، یہ ملک میرا اور یہ عوام میری، اور عوام فیصلے کرے گی۔ یہاں پر کسی فرد واحد کو فیصلے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا تو سر آپ اس آئین کو ختم کر کے پاکستان میں مارشل لا ڈکلیئر کر دیں، پھر آپ جو مرضی کریں، پھر دنیا کے ساتھ یہ جو جمہوریت کا
ड्रामा और जो ढोंग किया जाता है, फिर ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी भी मुश्किल आसान हो जाएगी। हम कहेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि मार्शल लॉ लगा दिया गया और फर्द वाहिद जो है वो इस वक्त मुल्क को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक जुमले ने इन तमाम लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया जो ये समझते थे कि सुहेल अफरीदी कभी भी पाकिस्तान की फौज के हक में बयान नहीं देंगे और ये लड़ाना चाहते हैं। याद रखिएगा, नून लीग की सियासत इमरान खान के अंदर रहने से है। जिस दिन खान साहब बाहर आ गए इनकी सियासत खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए ये महाज हमेशा गर्म रखना चाहते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूं कि काबीना के हवाले से गुफ्तगू हुई है और हमारी ये खबर आज दुरुस्त साबित हुई, जो मैंने आपको 2 रोज़ पहले बताई थी कि एक छोटी काबीना होगी और इसके साथ साथ जो मुज़म्मिल असलम साहब हैं ये बेहतरीन चॉइस हैं। और जो खबरें आई कि मुज़म्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ दोनों का नाम जो ड्रॉप कर दिया गया, तो सर बैरिस्टर सैफ का नाम तो ड्रॉप होना ही होना था, लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब के हवाले से मुझे हैरानगी हुई थी और आज ये कंफर्म हो गया कि मुज़म्मिल असलम का नाम फाइनल किया गया। और सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान ने सिर्फ मुज़म्मिल असलम को काबीना में शामिल करने का कहा, बाकी किसी और का नहीं कहा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील के लिए केपी हाउस में अहम मीटिंग में 8 वज़रा के नाम फाइनल कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के 4 बड़ों की मुलाकात हुई। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 3 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में अली असगर, आतिफ खान, साबिक स्पीकर और सूबाई सदर मौजूद थे। रहनुमाओं के मुताबिक ये नाम इमरान खान से शेयर करेंगे। नामों पर इतराज के बाद तब्दीली जो है वो कर दी जाएगी। और फिर एक और चीज़ जो इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना चाहिए कि तमाम सीटें इमरान खान की इमानत थी, लेकिन लोगों ने इन कुर्सियों पर बैठकर करप्शन भी की है और बहुत सारे करप्शन के मामलात हैं जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, नंबर 1। और इस वजह से भी इमरान खान ने काबीना को बदला, लोगों को बदला और नए लोगों को लाने का फैसला किया। ये भी इसमें एक इंतहाई अहम नुकता है। और फिर ये भी कुछ खबरें नशर करवाई जा रही हैं कि सुहेल अफरीदी साहब अपने दोस्तों को शायद फैसिलिटेट कर रहे हैं और उनके दोस्तों की सिफारिशें बहुत सारे MPs के लिए भी आ रही हैं। और MPs जितने भी थे आपके KP के, वो लोग जी एक्टिव हो गए जिन्हें हमने कभी एक्टिव नहीं होते हुए देखा। क्योंकि अब एक नई काबीना बनेगी तो लोगों का ये ख्याल है कि शायद उनको भी किसी तरह जगह मिल जाए। और याद रखिएगा कि इनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं या फिर उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रास्ते हमवार करेंगे। फिर एक खबर ये भी आई कि सुहेल अफरीदी साहब को ये भी कहा गया है कि बैरिस्टर जो सैफ हैं उन्हें वज़ीर दाखिला लगा दिया जाए और ये इमरान खान का हुक्म है, तो इसके ऊपर भी एक तरदीद जो है वो आ गई है। मैं फिर आपको ये भी खबर दे दूं कि सुहेल अफरीदी की IG पुलिस को हदायत, और उन्होंने क्या कहा कि सोशल मीडिया वर्कर्स चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों और किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, आपने उनको गिरफ्तार नहीं करना। खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी शहरी को दूसरे सूबे की पुलिस या कोई इदारा आकर गिरफ्तार नहीं करेगा, किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनने देंगे। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी मैं आपको खबर दे दूं, खान साहब से मुलाकात के लिए एक दरख्वास्त जो है जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई और उसके ऊपर अब अपडेट यह है जी कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ एतराज़ात के साथ कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और एडवोकेट जनरल जो है खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल की वसासत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। देखें, प्रॉब्लम सर इसके अंदर ये है कि अरबाब ताहिर साहब तो इस पर समाअत करेंगे, इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इतना कमज़ोर है कि वो इजाज़त नहीं दे सकता। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी कोशिश की इसका दिफा करने की, जब उनसे ये सवाल हुआ कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है ये उसका काम नहीं है, ये अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की सवाबदीद है कि वो इजाज़त दे या ना दे। और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ और भी इल्ज़ामात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाए। लेकिन जिस मुल्क के अंदर अडयाला के दरवाजे आपके प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से नहीं खुल सकते, तो पीछे क्या रह जाता है। और फिर आपको ये खबर दें कि सेनेटर मुश्ताक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में शामिल हो गए जी, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया। महमूद खान अचकज़ई से उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में महमूद खान अचकज़ई के अलावा बाकी लोग भी मौजूद थे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के। और महमूद खान अचकज़ई ने इस मौके पर कहा कि यहाँ पाकिस्तान में करबला बना हुआ है, जो जालिम रियासत इसराइल वहाँ जुल्म कर रहा है वही सब कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है। नहरते अवाम पर कुरान करीम का हुक्म है कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो, हम जालिम का हाथ रोकेंगे चाहे उसके लिए जो भी हमें कुर्बानी देना पड़े। तो महमूद खान अचकज़ई, मुश्ताक अहमद, इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज खोखर और बाकी दोस्त भी इस प्लेटफॉर्म पे शामिल हो गए। और इस आपको ये भी खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म को 1 माह की डेडलाइन दे दी गई है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। पिछले कुछ दिनों से आप पंजाब वर्सेस सिंध एक दूसरे पर हमले होते हुए देख रहे हैं।
मुख्तलिफ वज़रा ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की और इसके बाद सीज़ फायर हुआ, बड़े जमात के बैठे और उन्होंने बैठकर गुफ्तगू की और एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की है। लेकिन व्यूअर्स, अब ये बताया जाता है कि जो वादे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किए गए NFC अवार्ड के हवाले से और दीगर मामला जो हैं, इनके अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिसका बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बरमला इजहार किया शहबाज शरीफ साहब के साथ, और इसके अलावा भी एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। तफसीलात के मुताबिक 1 माह की डेडलाइन दी गई। आज इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें तमाम चीज़ें जो इसहाक डार से मुलाकात हुई थी, बिलावल जरदारी की, इसकी डिस्कशन हुई है कि क्या बात हुई और पार्टी के बाकी लोगों को जो है वो इत्मीनान मिल गया। शहरी रहमान ने इस मौके पर जो मीडिया से गुफ्तगू की है, वो ये कहती हैं कि हर सूबे के लीडर ने अपनी अपनी राय चेयरमैन के सामने रखी। हम हुकूमत में हिस्सा नहीं चाहते, लेकिन हमने हुकूमत साजी में सपोर्ट दी। हुकूमत साजी के वक्त जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करना होगा। वादे पूरे करने के लिए हम हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म को 1 माह का वक्त देते हैं। महीने के बाद फिर इजलास बुलाया जाएगा और फिर इन मामला पर बात करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह के साथ हुकूमत के साथ जो है वो काम करेगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, जब से इस हुकूमत में आकर बैठे हैं, तो इन्होंने हुकूमत में आने से पहले और आने के बाद सिर्फ एक ही इनका फार्मूला था कि ब्लैकमेलिंग करो। हमें क्या मिलेगा, मरकज़ में कौन बैठेगा, सदारत हमें मिलेगी ना मिलेगी, गवर्नरशिप आप हमें देंगे या नहीं देंगे, पंजाब में इनका गवर्नर, KP में इनका गवर्नर, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत और सिंध के अंदर इनकी हुकूमत, और फिर बहुत सारा पाकिस्तान की अवाम का पैसा फंड्स के नाम पर, जहाँ पे आपको ये फंड्स खर्च होते हुए नज़र नहीं आते इनके सूबे में। हाँ, स्कैंडल ज़रूर नज़र आते हैं। इनके दौर में पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं चले, स्कैंडल ज़रूर चले, और यही इनकी सियासत है। अब विलिंग डीलिंग के ये माहिर लोग पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को जो है वो ब्लैकमेल करेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे कि जनाब हमारा इनके साथ गुजारा नहीं है, लिहाजा हमारी ये डिमांड्स है, इनको कहीं पूरी कर दें। तो शहरी रहमान कहना ये चाह रही थी कि 1 महीने तक जो हमने डिमांड्स आपके सामने रखी हैं यह पूरी करें, और उसके बाद हम देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मामला है ना, पीपल्स पार्टी हर 1 महीने के बाद ये सब कुछ क्यों करती है। इनके जी पंजाब में एंट्री और पंजाब के अंदर जो इनके मामलात हैं वो तय नहीं पा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह से पंजाब में इनको एक स्पेस मिल जाए, और यह आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेसी, इसके साथ साथ अगर अलहदा से सूबे बना दिए गए तो फिर वहाँ भी इनकी हुकूमत हो, और इसके अलावा ये अपना खोया हुआ मकाम जो माजी में एक गलती की वजह से इनको भुगतना पड़ा, वो दोबारा हासिल कर सकें, और पंजाब के अंदर दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो इस तनाजुर में ये सारा जोर जो है वो पंजाब में लगाते हैं। अगर पंजाब में नून लीग जो है वो इनको स्पेस देगी तो फिर ये सियासत कैसे करेंगे। नून लीग पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका मुकाबला, फिर तहरीक लब्बैक वालों से उनका मुकाबला, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आ गई, तो फिर नून लीग के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वैसे नहीं बचती। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि आने वाले कल में ये जो पंजाब का मैदान है, ये जो एक एक करके सियासी जमातों को अपसाइड पे कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है, और वो बार बार अपना शेयर पंजाब के हवाले से भी इस्टेब्लिशमेंट से मांगते रहते हैं। कुछ दिन पहले एक मुलाकात हुई जी, और इस मुलाकात के हवाले से कुछ खबरें बाहर भी आई, और बताया जाता है कि एक फील्ड मार्शल और जरदारी साहब के दरमियान जो कुछ घंटे मुलाकात जारी रही, इसमें कुछ फैसले हुए हैं। एक तो 27वीं तरमीम के मामले पर, और फिर NFC अवार्ड को लेकर। अगर 27वीं तरमीम हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो NFC अवार्ड है इसमें आपका शेयर कम हो जाएगा, और फिर सिंध को कम पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। और अब पावर और पैसा, ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है कि क्या वो इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सकते हैं, क्या वो फील्ड मार्शल साहब के साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते। ये एक बुनियादी चीज़ है। जो पिछले दिनों मुलाकात हुई उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई, और इन्होंने अपना पैगाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा दिया है कि जनाब अगर हमें पंजाब में हिस्सा नहीं मिलेगा, और ये जो आने वाला कल है इसमें अगर आप बिलावल जरदारी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते तो फिर हमारा इस इत्तेहाद में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उस बॉडी लैंग्वेज को देखें, दोनों जो शख्सियात थी, तो आपको पता चलेगा कि एक संजीदा माहौल में ये मुलाकात हुई, और एक टेंस माहौल आपको नज़र आएगा। और उसके बाद बताया ही जाता है सोर्सेज से कि इसमें एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में शायद इनकार कर दे कि हमने अब इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहना, और 27वीं तरमीम के ऊपर ये ज़ोर आजमाई करेंगे। दोस्तों, मुस्तकबिल करीब में 27वीं तरमीम, और फ्यूचर में अगर आप ज़्यादा आगे चले जाएं, इलेक्शन के करीब जो है ये पहले से तैयारी करना चाहते हैं कि बिलावल जरदारी को
किसी तरह इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और फिर इनको गारंटीज भी चाहिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कि अगर आपने इस कुर्सी पर रहना है और फर्दर कंटिन्यू करना है तो फिर उसमें मरियम को प्राइम मिनिस्टर आप नहीं बनाएंगे और ना ही नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो हमारे लिए कोई रास्ता जो है वो निकाला जाए। तो अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है जी कि वो किस तरह से इन दोनों घरों को डील करते हैं। ये दोनों घराने आने वाले कल में क्या हुकूमत में होंगे, नहीं होंगे, या फिर नक्शा बदल जाएगा। मैं आपको क्विकली कुछ खबरें अदालतों से, मिलिट्री कोर्ट से भी हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। फैज़ हमीद साहब ने जी 90 गवाहों को तलब कर लिया है। कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने 90 से ज़ायद गवाहान को बुलाया जी। 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक साबिक आर्मी चीफ़ हैं, 2 साबिक DGI-SI हैं, एक साबिक चीफ जस्टिस हैं। गवाहों की फहरिस्त में जो नाम है शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान आर्मी चीफ, साबिक कमर जावेद बाजवा, और साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम है, और साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार हैं, और फिर इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को अपने गवाहों के तौर पर उन्होंने बुलाया, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये बहुत सारे ओहदों के ऊपर सियासत करते रहे और इनका सियासत के अंदर किरदार था और इसी बुनियाद पर इनको पकड़ा गया है। तो अब इन्होंने कहा जी कि आप इनको बुला लें, उनसे पूछ लें। सिर्फ चार्जशीट से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको साबित भी करना पड़ेगा कि मैं वाकई ही इसके अंदर शामिल था। मैं भी उससे आपको ये भी खबर दे दूं कि इख्तियार वली साहब जी, एहतजाज उनकी तकरीर के दौरान हुआ, एक जगह गए, उन्होंने खिताब किया, और खिताब क्या था, तारीफ़ें थी, क्योंकि जब आप तर्जुमान किसी हुकूमत के बन जाते हैं तो फिर आपको मुसलसल ये बताना पड़ता है कि जिसकी आप तर्जुमानी कर रहे हैं वो कितना बड़ा लीडर है। और यही काम इख्तियार वली साहब ने किया। वो आए, रोस्टम पर खड़े हुए, और खड़े होकर उन्हें क्या कहा, वो ये कहते हैं कि ये आपके लिए इज्जत की बात है कि वो ट्रम्प जो किसी को मुंह नहीं लगाता, वो शहबाज शरीफ का माइक सेट करके कहता है कि आइए प्राइम मिनिस्टर, आपने कोई बात कर ली है, ये वो कह रहे हैं। इस तकरीब में जी नौजवानों ने फिर ये सुना था कि शोर मचा दिया, और फिर वो अपनी तकरीर जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके। तो इख्तियार वली साहब जो काम करना चाह रहे थे, उन्होंने ये तो कह दिया कि माइक सेट करता है डोनाल्ड ट्रम्प, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कह रहा था कि भाईजान आओ माइक ते मेरी तारीफ करो, कल्ले ते तुसी बड़ी तारीफ कर दो, बट इट्स टाइम कि पब्लिकली भी आप वही तारीफ करें जो आप अकेले करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प सर बड़ा ही तेज और शातिर किस्म का इंसान है। अगर आप ये समझते हैं कि आप अकेले उसकी तारीफ करेंगे जो पब्लिकली आप नहीं कर रहे, तो क्या आप उसे खामोशी से कबूल करेगा? वो कहता है कि नहीं, दुनिया को भी बताओ जो तुम मेरे बारे में अल्फाज कह रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने पब्लिकली माइक ठीक करके उन्हें कहा कि भाईजान आ जाएं, और अब आप भाग नहीं सकते, और अब आपको पब्लिकली भी मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। तो इख्तियार वली साहब पब्लिकली तारीफ कर रहे थे, लेकिन इस पब्लिक ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर क्या हुआ, और फिर उनको वहां से भागना पड़ा। मैं भी आपको ये भी खबर दूं कि दोहा मुज़ाकरात की अपडेट है जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर जी मुकम्मल हो गया है, जिसमें पाकिस्तान ने वाज़े किया कि अफगानिस्तान में कलदम ग्रुप्स की मौजूदगी में हमारे लिए जो सूरत हाल है वो नाकाबिल कबूल है। सफारती ज़राए जी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप्स की दरअंदाजी के एक नकाती एजेंडे पर बात कर रहा है, और मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब यानी आज सुबह होगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द अपने साथ अफगानिस्तान में मौजूद कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो दहशतगर्द उनकी गर्दाना सरगर्मियाँ हैं इससे मुतल्लिक शवाहिद लेकर गया है, और वो बात जो रिपोर्ट नहीं हुई, ज़राए के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर थी कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब इसमें बताया जाता है जी कि दोहा मुज़ाकरात के दौरान अफगान वफ्द ने ये पाकिस्तान को बताया कि वह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने से कासिर है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने मशवरा दिया कि अगर तालिबान के पास कार्रवाई करने की सलाहियत नहीं तो मुश्तरका ऑपरेशन किए जाएं, या अगर तालिबान अंदरूनी रद्दअमल के खिलाफ के खौफ से बरह रास्त कार्रवाई करने से गुरेज़ा हो तो कंधार की खामोश मंजूरी के साथ मखसूस अहदाफ पर हमलों की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर इन्होंने इजाज़त दे दी तो फिर क्या तालिबान इनकी हुकूमत को अफगानिस्तान में रहने देगा? सर कभी भी नहीं रहने देगा। तो आप एक तरफ उन्हें कह रहे हैं कि तालिबान अफगान रजीम का आपने नाम दिया, और एक तरफ आप उनसे मदद मांग रहे हैं उन दहशतगर्दों के खिलाफ। तो पाकिस्तान सर फिर भी हमले करेगा, और आपने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं इसे अमेरिका के तनाजुर में देखना याद रखेगा, क्योंकि वो इस खित्ते में कभी भी अमेरिका अमन आने नहीं देगा। क्योंकि अगर अमन आ गया, खुशहाली आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, सरमायाकारी आ गई, पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर दे, पाकिस्तान की बंदरगाहों से
جو اس وقت پیسہ اور دنیا سے جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی ہے دبئی کے راستے، اگر وہ پاکستان سے شروع ہو گئی تو سر پھر امریکہ کو کون چودھری مانے گا، اور پھر چائنا کی چودراہٹ اس خطے میں بڑھ جائے گی۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن کبھی نہ آئے، کیونکہ اگر امن آ گیا تو اس سرزمین کے اوپر چائنا ہوگا اور پھر امریکہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اس تناظر میں آپ نے اس خطے کی سیاست کو اور یہاں پر جتنے بھی واقعات دہشت گردی کے یا جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے اسی پرسپیکٹو میں دیکھنے ہیں۔ میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں کہ 9 جرنیل جی فارغ ہو گئے ہیں، اور چین میں کمیونسٹ پارٹی نے کرپشن کے الزامات پر فوج کے 9 اعلیٰ جرنیلوں کو پارٹی اور فوج سے نکال دیا ہے۔ چین کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ 9 افراد جن میں سے زیادہ تر سینئر جنرلز اور پارٹی کی فیصلہ ساز مرکزی کمیٹی کے ارکان تھے، پر سنگین مالیاتی جرائم کا شبہ ہے، اس لیے انہیں پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی سر کچھ لوگوں کو اقتدار کی راہداریوں سے نکالنا چاہیے، لیکن چونکہ سسٹم ان کے ساتھ مل چکا ہے تو یہ اس کے اندر ایک بنیادی فرق ہے کہ پاکستان میں سب تبدیلی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آتی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔